और यह भी सच है, सबके सामने है, कि नेहरू जी ने पहली बार शपथ कब ली थी? बताइए। पार्डन? 1946 में। 1946 में जिन्होंने अपना वारिस हमारे हवाले कर दिया है, ऐसा वैज्ञानिक हमें दे के गए हैं नेहरू जी, कि कुछ कॉमेडी वॉमेडी में होता तो कुछ पैसे वैसे कमा लेता, नए नए आविष्कार कर रहा है। उसको पूछो भाई कि नेहरू जी जब 2 सितंबर 1946 को शपथ ले रहे थे, आज बताया जा रहा है ना कि आरएसएस जो थी वो फलानी की एजेंट थी, ढिमाके की एजेंट थी। 2 सितंबर 1946 को ग्रेट ब्रिटेन के अफसर लॉर्ड वॉविल ने पंडित नेहरू को यूनियन जैक के नीचे ग्रेट ब्रिटेन की रानी के प्रति आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। अब आप कह रहे हो कि ये ऐसे कि वो अपनी निष्ठा पे अटल है, आपको नहीं पता है। और 46 को तो भारत आजाद भी नहीं हुआ था, फिर 47 आया। तो 46 में जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का लास्ट वॉइसरॉय था, आखिरी वॉइसरॉय जो था ब्रिटिश साम्राज्य का, उसका नाम क्या था? लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। एक सामान्य सी बात कर रहा हूं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय पारिस के दिल्ली में बैठा हुआ था, उसका नाम था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वॉइसरॉय यानी 14 तारीख तक तो हम गुलाम थे, 15 तारीख की आजादी की सुनहरी किरण देखिए कितनी खूबसूरत है। जो लास्ट वॉइसरॉय वो ब्रिटिश इंडिया था, वो 15 अगस्त 1947 को भारत का पहला गवर्नर जनरल था। हम आजाद हैं। 28 अप्रैल 1948 को हमारे फूल वाले चचा एक चिट्ठी लिख रहे हैं। वो चिट्ठी आर्काइव में है, मैंने उसको अपने फेसबुक पेज पे डाली है। उस चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं? आप जब तक जड़ पे नहीं जाएंगे, आप संविधान में ये हटा दिया, ये लगा दिया, ये कॉमा लगा दिया, नहीं होने वाला। 28 अप्रैल 1948 को देश के प्रधानमंत्री के जो नीचे लिखा हुआ था, उसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन स्टेट। वो चिट्ठी लिखते हैं और ये कहते हैं, महामहिम ग्रेट ब्रिटेन को चिट्ठी लिख रहे हैं कि माउंटबेटन साहब का ट्रांसफर बर्मा कर दिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपका अनुमोदन चाहता हूं कि बंगाल के गवर्नर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाए। इसको वो 48 में अनुमोदन ले रहे थे, भारत आजाद है। और इसी के साथ में बहुत सारे लोग, क्योंकि यहां ज्यादातर मुझे बताया गया है कि हिंदूवादी लोग हैं, उनको पता होना चाहिए। इतनी मारकाट थी उस वक्त 47 में कि जब शपथ ले रहे थे तो दिल्ली में बड़े बड़े कनाते लगा दी गई थी कि लाशें नजर ना आए। स्टेशनों पे ट्रेन खोली नहीं गई थी कि उसकी लाशों से लोगों में हैवक ना फैल जाए। ये बार मेरे दिमाग में बात आती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, और पिछले 70 सालों से इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। शपथ ले रहे हैं, लेकिन 11 अप्रैल 1947 कैबिनेट की बात छोड़ दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अभी बहुत सारे विचार चल रहे हैं। सबसे पहला बिल कब लाया गया? जबकि 1950 में संविधान बना और पहला चुनाव तो मेरा ख्याल है 51 में हुआ है। लेकिन कमाल यह है
कि पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इतना था कि हिंदू कोड बिल लाया गया। ऐसे लग रहा था कि हिंदू कोड बिल अगर नहीं आएगा तो पता नहीं भूचाल आ जाएगा। तो जो राष्ट्रपिता हैं उन्होंने दो बेईमानी की है। पहली बात तो मैं, ये शब्द ही गलत है, फादर ऑफ नेशन। नेशन 1947 में नहीं पैदा हुआ। ये भारत अनादिकाल से था। नेशन का कोई पिता नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता कि 47 में ही भारत बना था और सडनली कोई पिताजी हो गए थे, ऐसा नहीं हो सकता। भारत राष्ट्र का अगर कोई पिता हो सकता है तो वेद व्यास के अलावा कोई नहीं हो सकता। हां, स्टेट का कोई फादर हो सकता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा राष्ट्र और देश दो पोल्स अपार्ट हैं, मिल ही नहीं सकते हैं। तो हमारे बताया गया कि ये राष्ट्रपिता थे और किस मीटिंग में किन लोगों ने ये सहमति बनाई कि इन्हें हमें पिता बनाया जाए। और सारे लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय। ये मां के भी पिताजी हैं। और मैं तथ्यों पे कह रहा हूं, मेरा कोई निजी झगड़ा उनसे बेचारों से क्या होने वाला है, वो तो अब हैं भी नहीं, उनके वारिस भी खत्म हो गए। दो बेईमानियां की खुल्लम खुल्ला, महात्मा गांधी ने दो बेईमानी खुल्लम खुल्ला की और बेहयाई की पराकाष्ठा तक की। पहली बेईमानी तो यह की कि 1939 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभिरामन थे। वोट पड़े, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अपने कद का इस्तेमाल, जो बहादुर लोग होते हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने आप तय किया होता है, उनको बहुत ज्यादा पदवत की लालसा होती नहीं है। गए और सुभाष से कहा पट्टाभी की हार मेरी हार है। वो जानते थे कि सुभाष कितना खुददार आदमी है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सुभाष ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। एक बेईमानी ये की। दूसरी बेईमानी क्या की कि जब 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आ गया था मार्च में, तो उन्होंने साफ कहा था कि हम जल्दी सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। लेकिन उस कैबिनेट मिशन प्लान ने कान में साफ साफ बता दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण हम कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में हमारी पहली पसंद है फूल वाले चचा। अब जैसे ही ये कहा तो गांधी जी एक्टिव हुए, क्योंकि हमारे यहां 1940 में कांग्रेस पार्टी का चुनाव हुआ था और उस वक्त 1940 में झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है रामगढ़, वहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और आनंद फानन में मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बना दिया गया। और अध्यक्ष 2 साल के लिए बनता है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद 6 साल तक अध्यक्ष बने रहे। अब क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण होना था तो नए अध्यक्ष को बनाना था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो आपने क्या हरकत की कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा हो गई। इसलिए जब आप पार्टी के नजरिए से देखेंगे तो शायद, क्योंकि आप किसी दूसरी पार्टी के चाहने वाले हो, तो आपके मन में एक द्वेष पैदा हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पार्टी कोई भी हो, अगर उस पार्टी में भी कोई बहादुर थे, पुरुषार्थी थे, तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। इसका कोई पार्टी वार्टी से लेना देना नहीं है। पार्टी ने नाम मांगे, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए जो 3 नाम भेजे, उसमें नेहरू का नाम नहीं था। तो पिताजी अपनी लठिया लेके CWC में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि नेहरू पसंद मेरी है। तो आप सोचिए कि उन कांग्रेसियों ने उनके दबाव में अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम डाला। लेकिन उनसे भी बड़े उस समय सनातनी हिंदू कांग्रेस में थे
कि 15 प्रांतीय असेंबलियों के जब वोट डाले गए तो गांधी ने जानबूझ के एक आदमी को चुना, क्योंकि वो आदमी गांधी के साथ लगातार जब तक वो रहे तब तक वो उनके साथ थे, गांधी के बड़े लॉयलिस्ट थे। लेकिन आज के दौर में जब हम ये सुनते हैं, यहीं तक कहानी सुनते हैं कि लॉयलिस्ट थे, लेकिन ऐसे लॉयलिस्ट भी ऐसे लोग थे कि गांधी के सारे कुकर्मों को लिखित में करके गए हैं। गांधी ने सोचा कि शायद ये मेरी बहुत सारी बातों को जानते हैं, ये पता है इनको कि किसको जिताना है, किसको हराना है। उनकी देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया हुई और 15 वोटों में से 1 वोट इनवैलिड हुआ, 2 वोट पट्टाभी को मिले और 15 में से 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। और सरदार पटेल को मिलने के बाद गांधी जी ने सरदार पटेल से अपने कद का इस्तेमाल किया और उनको समझाया। और क्योंकि सब जानते हैं कि वो इनर टसल थी, क्योंकि सब जानते थे कि पटेल हैं, सुभाष हैं, ये थोड़ा गर्म दल के लोग हैं। गांधी पटेल के पास गए। अब मैंने कहा ना, खुददार आदमी की समस्या ये होती है कि वो ज्यादा देर तक गिज गिज नहीं करते। जो सुभाष ने किया वही पटेल ने किया। पटेल ने इस्तीफा दे दिया और एक झूठ के साथ देश का पहला प्रधानमंत्री बने, लेकिन गांधी ने कुछ नहीं करा। अब ऐसे आदमी को आप कहें कि वो ईमानदारी की मूर्ति थे, तो अपने निजी जीवन में क्या उन्होंने किया मैं नहीं जानता, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनसे बड़ा कोई बेईमान नहीं था। इसलिए हम उस वहां से निकले हैं। ये झूठ की बीमारी बहुत शुरू से है। जो आज हम देख रहे हैं उसके पीछे अपने लोग हैं। आज मैंने क्यों बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि शब्दों का ध्यान रखिए। शब्द कैसे बड़ा से बड़ा कांड कर देते हैं। आप सोचिए कि उस जमाने एक टर्की नाम का देश था। उस टर्की के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था, और जिस घटना को आज के यहां हमारे यहां हिंदूवादी बताते तो हैं, लेकिन ऐसे बताते हैं जैसे वो वहां से आए थे, रेगिस्तान से ऊंट पे बैठ के आए थे। लगता है बताते में ये वाले भाईजान कहीं नाराज ना हो जाए। ये 1921 की घटना है। 1921 में टर्की के अंदर एक मूवमेंट चल रहा था, और खास तौर से जिन्हें लोगों को उर्दू बोलने का बहुत शौक है, बिना जाने के उर्दू में एक डॉट होता है, डॉट, जिसे आप नुक्ता कहते हैं। उर्दू में सुना है ना, नुक्ता लगाते हैं, 3 नुक्ते 1 नुक्ते। उर्दू की यह खूबसूरती है कि शब्द का आकार एक ही रहता है, नुक्ता ऊपर लगाने और नीचे लगाने से क्या होता है इसका महत्व जानिए। आकार शब्द का एक ही है, खुदा नुक्ता ऊपर लगता है और वही नुक्ता नीचे लगा दो तो खुदा जुदा हो जाता है। 1921 में टर्की में एक मूवमेंट चल रहा था, उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। और कांग्रेस पार्टी के 2 महामक्कार, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना जौहर अली, इन दोनों लोग टर्की गए और गांधी के कान में आके कहा कि टर्की के अंदर खिलाफत मूवमेंट चल रहा है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना है इतिहास की, लेकिन कितनी बारीकी से इंप्लीमेंट हुई। सिर्फ उन्होंने गांधी से कहा कि अगर आप खिलाफत मूवमेंट का समर्थन कर देंगे तो भारत का मुसलमान आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और गांधी जी ने उस मूवमेंट को समर्थन कर दिया। उस मूवमेंट के समर्थन करते ही केरल का एक शहर जिसे कुछ लोग मोपला जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में मालाबार कहते हैं, वहां हत्याओं का नंगा नाच हुआ और 10,500 हिंदू महिलाओं, बेटियों और मर्दों का सड़कों पे हत्या हुई। अब आप पूछ सकते हैं कि यह ऐसा क्यों हुआ, कि गांधी को यह समझ में आया कि वहां कोई मूवमेंट चल रहा है, किसी राजा के खिलाफ मूवमेंट चल रहा है, उसको स्थापित करने के लिए खिलाफत मूवमेंट है। तो यह सोच के उन्होंने उसका समर्थन किया। लेकिन खिलाफत मूवमेंट का मतलब आज भी 90% हिंदू नहीं जानते। वो जो खिलाफत मूवमेंट था वो इसके लिए था कि सत्ता के ऊपर खलीफा की स्थापना करनी है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव खलीफा होता है और वो अल्लाह के प्रति अपनी
जवाबदेही होती है। तो खिलाफत मूवमेंट का अर्थ ये था कि अल्लाह का खलीफा यहां बैठेगा, और इन्होंने खिलाफत मूवमेंट का मतलब समझ लिया विरोध, और जैसे इन्होंने किया तो मुसलमान समझ गए कि जब खिलाफत का भारत में समर्थन हो रहा है तो खिलाफत तो तभी होगी ना जब कोई भी गैर मुसलमान उस धरती पर ना हो। उन्होंने कर दिया। तो शब्दों की मैं बार बार बात कहता हूं कि थोड़ा सा संभल के बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए, पूछ लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। इसलिए आपने लगातार ऐसा काम किया जिसके चलते आप जिस संकट में खड़े हैं उस संकट के लिए आपके अपने हैं। मैं आज भी, कल भी मैंने ये बात की, आज फिर कह रहा हूं, मैं हर सभा में कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत किसी इस दुनिया में किसी आदमी से विरोध नहीं है, लेकिन अगर मेरे सामने तथ्यों पे झूठ बोलोगे, एकेडमिकली झूठ बोलोगे, तो तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो ना, तुम्हारा विरोध उसी ताकत से करूंगा मैं। कुछ भी निजी नहीं है। इसलिए बिना जाने, बिना कुछ समझे एक भेड़ चाल की तरह सनातनी हिंदू हांका जा रहा है। इसलिए बहुत लोगों ने कहा, ये जब पहलगांव का मामला हुआ तो उन्होंने कहा वो धर्म पूछ के मार रहे थे। वो धर्म पूछ के नहीं मार रहे थे, वो आपकी आइडेंटिटी पूछ के मार रहे थे। लेकिन कमाल है, हम अगर सब्जी वाले से उसका मजहब पूछ लें कि सब्जी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो समाज में हो ये तो देखिए कितने हिंदू कट्टर हो गए हैं, मुसलमान से सब्जी नहीं ले रहे हैं। अरे हम इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि पता नहीं कौन सा उसमें से निकल आए कोई। हमारे सब्जी खरीदने पे हम नाम पूछ के सब्जी खरीदेंगे तो हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए। लेकिन नाम पूछकर सनातनी हिंदुओं की हत्या करने वाले लोग, उन्होंने हत्या कर दी, 22 लोगों की कर दी। वो लोग ऐसे नहीं थे, वो लोग वैसे नहीं, उनको बचाने की दुकान चल गई। इसलिए एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं जिनका नाम लोग नहीं जानते, कांग्रेसी नहीं जानते ठीक है, लेकिन जो लोग कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं कम से कम उन्हें तो जानना चाहिए, वो भी नहीं जानना चाहते। और आज नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं। तमिलनाडु के एक बहुत बड़े आदमी थे, बाद में वो जज भी बने और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे 1908 में। उनका नाम कोई नहीं जानता। इतनी अपने जमाने में इतनी बेहतरीन किताब वो लिख के गए हैं कि अगर वो किताब आप पढ़ लें तो आधी आपका दिमाग वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी किताब हमें कहां पढ़नी है, हम तो सुनी सुनाई बात कहेंगे और उसके बाद बात खत्म कर देंगे। उनका नाम था नैयर, और उन्होंने किताब लिखी है गांधी पे। वो 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने, सॉरी अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के। उस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की, और उस किताब के अपेंडिक्स 13 पर कांग्रेस पार्टी की एक और अध्यक्षता थी। उन अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने गांधीयन अनार्की किताब के अंदर चैप्टर 13 में इतना कुछ गांधी को कहा है, नंगा कर दिया है गांधी को। लेकिन हमारे हिंदूवादी ये किताब तो पढ़ेंगे नहीं। आपको तर्कों से, लॉजिक से लड़ना है तो शत्रु के घर में उसके वहां जाके हराइए, अपनी नई किताब मत लिखिए। उनका नाम था सी शंकरन नायर। अब एनी बेसेंट तो बेचारी एक विदेशी थी और कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष थी, लेकिन गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोली है। यही एनी बेसेंट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब राजा दरभंगा वहां मौजूद थे और गांधी ने कुछ सवाल उल्टे सीधे बोले तो कोई नहीं बोला। एनी बेसेंट खड़ी हुई और गांधी का विरोध किया कि आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, जब बीएचयू का इनॉग्रेशन हो रहा था। तो ऐसे लोग थे आपके पास। अब ये बात अलग है कि आपकी विचारधारा के नहीं थे, आपकी पार्टी के नहीं थे, आपके संगठन के नहीं थे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर कोई सच बोल के क्या है तो फिर हमको सच के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सच सेलेक्टिव नहीं हो सकता।